हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपना गुजराती बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डीएन गुजराती। उसमें आपके सिलेबस में है टोटल चैप्टर 1 to 10 ऑटो कोरिलेशन तक। चैप्टर 1 बहुत ही बेसिक्स है, वो नहीं पढ़ाता कोई भी, और चैप्टर 1 आप खुद ब खुद समझ जाओगे। जब हम लोग चैप्टर 2 3 4 जब पूरा चैप्टर्स कर लेंगे ना, 2 से लेकर के 10 तक, चैप्टर 1 इज जस्ट द लाइक फिल्म ट्रेलर। तो ट्रेलर देख करके कुछ नहीं समझ में आता ना, कभी कोई सीन दिखलाता कभी कोई सीन, लेकिन हर सीन का क्या सिग्निफिकेंस वो तो पूरी पिक्चर देखने के बाद ही पता लगता है। तो आप शुरुआत में ट्रेलर देखते हो तो वो आप में सस्पेंस क्रिएट करता है और आप फिल्म देखने जाते हो, वैसा ही है चैप्टर 1। वो सस्पेंस क्रिएट करेगा और आपको एक और ट्रिक्स पढ़ने का मन करेगा, लेकिन कभी कभी उल्टा असर हो जाता है बच्चों पे। उन्हें लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, कहीं इकोट्रिक्स बहुत टफ तो नहीं है। इसलिए हम लोग चैप्टर 1 स्टार्टिंग में नहीं कराते, बहुत ही बेसिक है। हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पैराग्राफ बना करके दे दिया हुआ है। तो हम लोग 2 3 4 भी अगर कर लेते हैं तो भी चैप्टर 1 आप पढ़ सकते हो खुद से, वो बच्चे खुद ही समझते हैं। बस इंट्रोडक्शन है कि वाई वी रीड इकोनोमेट्रिक्स, इसी के बारे में है। ठीक है, तो वो नहीं होगा तो बाद में करा देंगे, अभी कराने का कोई फायदा नहीं है। बस आप ऐसे बैठ के सुनोगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो बाद में कराएंगे वो चैप्टर 1। तो हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करें, जो कि है लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो ही वेरिएबल होंगे। चैप्टर 2 में 2 वेरिएबल के साथ पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में इसी के हाइपोथेसिस और कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। मैंने कहा था इकोनोमेट्रिक्स में यूज होगा। तो 2 और 3 दोनों जब कंबाइन कर दोगे तो वो आपका पूरा हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर ये यूनिट है जिससे आपका कोई एग्जाम में टेस्ट वगैरह होने वाला है कॉलेज में, तो आप समझ लेना कि आपको चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दोनों कंप्लीट करने हैं। चैप्टर 4 में यही चीजें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए हो जाएंगी। ठीक है, तो जिनको 2 और 3 आता है वही चैप्टर 4 कर पाएंगे, जिनको 2 3 4 आता है वही चैप्टर 5 कर पाएंगे। तो इस बार कॉन्टिन्यूएशन में है और आप कोई भी चैप्टर अचानक से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। 2 3 4 देन 5, 5 के बाद फिर 6, 6 के बाद फिर 7, इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 6 के बाद हो सकता है आप 10 भी स्टार्ट कर दो, 9, मतलब 6 के बाद 7 8 9 10 जो 4 चैप्टर है ना, वो रैंडम है, कोई भी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 6 तक हमें कंटिन्यूएशन में ही चलना पड़ेगा। ठीक है, और बता दें आपको स्टार्ट करने से पहले कि चैप्टर 6 तक न्यूमेरिकल है। 6 के बाद थ्योरेटिकल हो जाएगा। बहुत ना के बराबर न्यूमेरिकल, बहुत कम होंगे। लंबे लंबे क्वेश्चंस रटने पड़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो इसमें थ्योरी भी होता है, 60 to 40 का रेशियो होता है। 60% न्यूमेरिकल, 40% थ्योरी। तो 7 8 9 10 जो है, ये चारों थ्योरेटिकल चैप्टर की कैटेगरी में आता है। थ्योरेटिकल ऐसा नहीं हिस्ट्री जैसा बैठ के डेट रट रहे हैं, उसमें डेरिवेशंस होंगे, उस मायने में थ्योरी है। ठीक है, 7 8 9 10 भी डिफिकल्ट होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं मन लगा करके। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। तो देखना रिग्रेशन क्या एक्सप्लेन करता है। थोड़ा बहुत आप कोरिलेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े हैं? स्टैटिस्टिक्स में। मैंने बताया था ना, लीनियर नॉन लीनियर ये सब एक्स और वाई के बीच में। तो रिग्रेशन जो है वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बताता, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। मतलब किसकी वजह से किस चीज पे असर पड़ रहा है। तो इट एक्सप्लेन्स रिग्रेशन स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट relationship between two variables. Relationship between two variables. जैसे मैंने आपको अगर बोल दिया y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें देखो आप जैसी x की वैल्यू डालोगे वैसा y मिलेगा। तो x तो हम फ्री है ना डालने के लिए, x की जगह पे 1 डाल दो, 5 डाल दो, 4 डाल दो, जो भी डाल दो वैसा ही y आएगा। तो ये कहलाएगा हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। दिस इज y ऑन x मॉडल बोलते हैं इसको, रिग्रेशन मॉडल। y on x linear regression model. So here x is y, x जो है वो है इंडिपेंडेंट, कुछ भी ले सकते हैं, बट y इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम ऐसा थोड़ी है, y की जगह पे 5 डाल दो
तो x निकल आएगा। लेकिन बच्चे ऐसा रिग्रेशन में अलाउड नहीं होता, रिग्रेशन में उसके लिए अलग मॉडल होगा, y इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। इसमें आप y डालोगे, इससे आपको x मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकली सारे डेटा उसी लाइन पे लाई करेंगे ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स से हल्का सा अलग है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कंप्लीटली नहीं होता। जैसे मान लो इधर डिमांड है, इधर एक्स और इधर वाई, जरूरी थोड़ी है कि सारे इसी लाइन पे लाई कर जाएं, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरीके से होगा। इसलिए हमें दोनों निकालने पड़ते हैं, एक्स ऑन वाई मॉडल भी और वाई ऑन एक्स मॉडल भी। ऐसा नहीं कि एक ही मॉडल में वाई डाल देंगे तो एक्स निकल जाएगा, तो दूसरा मॉडल की क्या जरूरत है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, लेकिन हम बता दें कि सारे के सारे डेटा एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते हैं। अगर सब एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करें तो उसी में आप वाई डाल दो, एक्स निकाल दो, एक्स डाल दो, वाई निकाल दो, चलेगा। लेकिन हमें जब डेटा अलग होता है, एक स्ट्रेट लाइन में सब फिट नहीं करते, फिट FIT फिट नहीं करते, तो फिर हमें दोनों मॉडल्स निकालने पड़ते हैं, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। अभी यस, क्या क्या हमेशा? हाँ वो तो ठीक है, ये तो अप्रोक्सीमेट है ना, हम लोग ये मान लेते हैं कि लीनियर है, इसमें भी ड्रॉबैक्स आएंगे बाद में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लीनियर ही हो, कर्वी लीनियर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है। वो आगे आएंगे जो आप कह रहे हो, अभी आप जैसे स्टार्ट करें वैसे आप समझो। तो यहाँ पर x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट हम लोगों ने एज्यूम किया है। x को कहेंगे इंडिपेंडेंट, एक्सप्लानेटरी भी बोलते हैं, टर्म्स आपको याद रखने क्योंकि ये किसी भी चैप्टर में कहीं भी यूज हो जाते हैं। x इज एक्सप्लानेटरी और y ये जो है कंप्लीटली फिट नहीं करता है, रिग्रेशन में हम लोग अप्रोक्सीमेटली फिट करते हैं एक डेटा को, ठीक है। एक कर्व को अप्रोक्सीमेटली फिट करते हैं, जो सारे डेटा उसके आसपास क्लोज होते हैं। इसलिए आपके मैम ने कहा होगा कि ये एग्जैक्ट कॉजेशन इफेक्ट नहीं बताता हमें। तो इंडिपेंडेंट एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लानेटरी है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर में टर्म्स आ जाएगा एक्सप्लेन्ड। क्या बोलेंगे? एक्सप्लेन्ड। एक्स इज फ्री वेरिएबल, दिस इज नॉट फ्री। और इसको कहते हैं, एक्स को कहते हैं एंडोजिनस, नहीं सॉरी एक्सोजिनस, एक्सो एक्सोजिनस, वाई को कहते हैं एंडोजिनस, ठीक है। अब एक नोट आपको लिखना है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अगर आप x इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी इसी से निकालते हो तो इट डज नॉट एक्सप्लेन, वही जो मैंने आपको कहा उसी बात को लिख लो, इट डज नॉट एक्सप्लेन, ऐसा हम नहीं कर सकते। इट डज नॉट एक्सप्लेन कॉजेशन एज विच इज कॉज एंड विच इज इफेक्ट। कभी कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं मॉडल में कि x की वजह से y चेंज हो रहा है या y की वजह से x चेंज हो रहा है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, तो फिर ये ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो वी नीड सम इकोनॉमिक थ्योरी, वी नीड सम, मैथमेटिक्स इसको नहीं समझा पाता तो फिर इकोनॉमिक्स इसमें इंटरफेयर करता है। तो वी नीड सम इकोनॉमिक थ्योरी विच explains cause and effect relationship। जैसे अगर आपको हम बोले कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन और इनकम, इसमें बढ़िया है, कौन सी चीज किस पे डिपेंड करेगी? कंजम्पशन और इनकम में। तो इकोनॉमिक्स हमें समझाता है कि लोगों की इनकम बढ़ती है तो उस पर कंजम्पशन लोगों का डिपेंड करता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स ने हमें एक्सप्लेन कर दिया और इस काबिल बना दिया कि हम ये सोच सके कि किस चीज़ पे कौन सी चीज़ डिपेंड कर रही है। तो बताओ तो ज़रा कि कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रही है? कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करेगी। कॉजेशन मतलब जो वजह होता है ना, कारण, वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कंजम्पशन इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, ए
इनकम प्लस बी। तो इनकम इज कॉजेशन, कॉज वेरिएबल है जो कि चेंज लाने की वजह है किसमें, कंजम्पशन में। तो इनकम इज कॉज, कंजम्पशन इज इफेक्ट। इफेक्ट दिखेगा कहाँ, कंजम्पशन में। समझ में आई बात। तो इकोनॉमिक थ्योरी हमें चाहिए होगी। रिग्रेशन एस्टैब्लिश करने से पहले कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक थ्योरी चाहिए। इसलिए ये इकोनोमेट्रिक्स जो है वो कुछ माइक्रो मैक्रो पेपर पढ़ाने के बाद आता है, ताकि आप इसको समझ सको। इसमें आपके माइक्रो मैक्रो के बहुत सारे, लाइक फिलिप्स कर्व आपने पढ़ा है, एंजल कर्व पढ़ा है, ये सब पढ़ा है। ये सारा कुछ यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंजम्पशन इज इक्वल टू ए इंटू इनकम प्लस बी। तो इनकम जो हो गया वो हो गया कॉज, और इफेक्ट कहाँ दिखेगा हमें, कंजम्पशन में, इफेक्टिव वेरिएबल, ठीक है। अब देखो, इसके पास एक छोटा सा थ्योरी है जो कि कभी 1-2 नंबर में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला, टू एस्टिमेट मीन और सेंट्रल वैल्यू, टू एस्टिमेट मीन और सेंट्रल वैल्यू फ्रॉम द अवेलेबल वैल्यूज। ध्यान से देखो, रिग्रेशन लाइन ऑलरेडी फेड होता है किसमें, सॉफ्टवेयर पैकेजेस में। अब जैसे ही एक्स और वाई डालोगे ना, वो रिग्रेशन लाइन दे देगा। रिग्रेशन लाइन दे देगा तो आपको बता दें कि हमारे पास दोनों लाइनें हैं। दिस इज सपोज करो y ऑन x, दिस इज सपोज करो x ऑन y। दोनों जहां पर मिल रहे हैं, दैट इज x बार एंड दिस इज y बार। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, इसी चैप्टर में जब न्यूमेरिकल आगे चल करके करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस में, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में, उसमें इसका फिर से हम लोग जिक्र करेंगे एक बार, कि दो रिग्रेशन इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, और वो कहां पर करेगी, एक्स मीन और वाई मीन पे। तो अगर दोनों रिग्रेशन इक्वेशन आपको, क्या क्यों मीट कर रही है, क्योंकि हर रिग्रेशन इक्वेशन अपने एवरेज से तो पास करेगा ही करेगा, एवरेज को तो डेटा में कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर ये एक्स बार है सपोज करो, तो ये वाई ऑन एक्स में भी आएगा और एक्स ऑन वाई में भी आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का, ठीक है। कि कॉमन होगा ही होगा। देखो, अगर ये रिग्रेशन लाइन है, ये रिग्रेशन लाइन है, तो इसका मतलब इसका कहीं यहाँ है अगर एवरेज एक्स बार वाई बार, तो इसका तो एवरेज अलग हो गया ना। ऐसा कैसे हो गया, सेम डेटा के लिए अगर रिग्रेशन लाइन है, चाहे आप 50 रिग्रेशन लाइन निकाल लो, ये प्रॉपर्टी होती है कि सारे रिग्रेशन लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सब में आएगा, एक्स बार और वाई बार, वाई ऑन एक्स में भी आएगा और एक्स ऑन वाई में भी आएगा। ये तो कॉमन पॉइंट है, ये तो लाई करेगा ही करेगा अपने एवरेज। नहीं नहीं, जो सेम एक्स, मान लो मैंने 10 लिए, वाई 10 लिए, उसी से एक्स ऑन वाई भी निकलेगा, वाई ऑन एक्स भी निकलेगा, ठीक है। उसी डेटा से, सेम डेटा से, तभी तो कह रहे हैं कि सेम एवरेज दोनों में लाई करेगा, क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट, ठीक है, डिपेंडेंट का निकालना है। टू एस्टिमेट मीन और सेंट्रल वैल्यू फ्रॉम द अवेलेबल वैल्यूज। तो इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर दो रिग्रेशन लाइन्स है तो दोनों का इंटरसेक्शन तो वाई मीन निकल रहा है, तो वाई मीन एक्स मीन पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा। वाई मीन तो एवरेज का एवरेज के साथ ही रिलेशनशिप होगा। यस बच्चे, हम्म, नहीं तो देखो, जैसे y इज इक्वल टू अगर ए एक्स प्लस बी की, एक लाइन आ गई, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी किया, ये दूसरी लाइन आ गई, ए वाई नहीं लिखने दो, सी वाई प्लस डी लिखने दो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों सेम टू सेम, सबका दोनों का स्लोप और इंटरसेप्ट सेम हुई है, कोई जरूरी नहीं है। ए और सी अलग अलग होंगे, बी और डी भी अलग अलग होंगे, क्लियर। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर दो लाइन है, दोनों का स्लोप सेम नहीं है, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी ना। ए और सी अगर सेम नहीं है तो कैसे आएगा सेम,
वाई जब एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, दोनों का स्लोप सेम तो आ नहीं सकता ना, अलग अलग डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं तो। क्लियर? नाउ हाँ, ये प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी है ये, टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। ये अभी बस पॉइंट लिख लो, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग चैप्टर थर्ड से हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे ना, तब जाकर के आगे समझ में आएगा। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ द डिपेंडेंस, ये आपको चैप्टर फिफ्थ में समझ में आएगा जब फंक्शनल फॉर्म पढ़ेंगे ना, ये कोफिशिएंट ऑफ डिमांड, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि पार्शियल इलास्टिसिटीज और कोफिशिएंट वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे, तो इन चैप्टर 5 ये डिटेल में आएगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझना ये। थर्ड, टू प्रेडिक्ट मीन और फ्यूचर वैल्यू, टू प्रेडिक्ट मीन और फ्यूचर वैल्यू बियॉन्ड सैंपल डेटा, बियॉन्ड है ये, बियॉन्ड सैंपल डेटा, ध्यान से सुनो। और ये किया जाता है, ये जितने भी हमारे मिनिस्टर्स वगैरह डिसीजन लेते हैं ना, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, सब इस पे काम करती है, उन सबको डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है, और इकोनोमेट्रिक्स में मतलब ई कॉमर्स वाले जानकार लोगों की जरूरत होती है। मान लो सपोज कर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जैसे हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं सबसे ज़्यादा, चलो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, हमारा पॉकेट मनी जितना है, कॉफ़ी पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये आप कहीं भी लगा सकते हो। तो 2011 से हमने चेक करना शुरू किया कॉफ़ी प्राइस, 2022 तक का प्राइस दिया हुआ है हमें, ठीक है, और डिमांड भी दिया हुआ है, इसको हटा दो, ये प्राइस है और ये डिमांड है। एक आप डिमांड फंक्शन निकाल लोगे, स्ट्रेट लाइन मानते हुए इनको अभी बताएंगे कि कैसे निकलेगा, वो ओएलएस मेथड से हम लोग डिराइव करेंगे, फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कि वाई ऑन एक्स निकालते समय हमें बाकी के जो स्लोपर कोफिशिएंट्स लाने वो किस फॉर्मूला से आएंगे, अभी नहीं आपको सोचना। हम रिग्रेस करवाएंगे एक्स को पी पे, तो एक इक्वेशन मिलेगी, सपोज करो एक्स इज इक्वल टू, डिमांड मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू ए पी प्लस बी, दिस इज द डिमांड इक्वेशन, डिमांड इक्वेशन है ये। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, प्राइस का भी एक रिलेशनशिप दिख रहा है कि 2011 में इतना था तो इतना 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 प्राइस हो रहा है, तो 2023 में क्या प्राइस होने वाला है ये एस्टिमेट हम लोग लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, कॉफ़ी की, मान लो अभी अगर वो 500 का हो गया 2023 में, तब डिमांड कितना होगा ये हमें निकालना है। तब हम x इज इक्वल टू ए, प्राइस की जगह क्या डाल देंगे 500 प्लस बी। तो ध्यान से सुनो, 2023 अभी तक आया नहीं, अब तो खैर आ गया है, मान लो 2025 की ही बात कर रहे हैं, 2025 अभी अभी कहाँ, बहुत दूर है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 2025 का जब हमें प्राइस नहीं पता है तो वहां कप ऑफ कॉफी का डिमांड कैसे निकाल देंगे। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, ये जैसा बिहेवियर शो कर रहा है डेटा, अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो 2025 में कहां तक जाएगा प्राइस और कहां तक जाएगा डिमांड, ये हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, ये एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दे सकते हैं यूजिंग रिग्रेशन। इसलिए रिग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है डिसीजन मेकिंग में। तो ये हमें फ्यूचर प्लानिंग करने में हेल्प करता है। हम अपनी तैयारी करेंगे कि 2025 में जब प्राइस कॉफ़ी का 500 पर कप पहुंच जाएगा, तब हम डिमांड कितना हो जाएगा, उस हिसाब से हम लोग अपना ये कर देंगे। अगर डिमांड कम होने वाला है तो अपने कॉफ़ी शॉप का साइज़ छोटा कर देंगे, डिमांड बढ़ने वाला है तो अभी से हम उसको रेनोवेट करने के बारे में सोचने लगेंगे कि अब बड़ी जगह लेनी है, अगले साल बड़ी जगह ले लेंगे, थोड़े और मशीन्स ला देंगे, थोड़े और एम्प्लॉयज़ वगैरह रख देंगे, बड़ा सा कॉफ़ी शॉप खोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। तो मैंने आपको छोटे लेवल पे बताया, कंट्री लेवल पे भी डिसीजन लिए जाते हैं कि अभी अगर पॉपुलेशन इतनी है तो लिटरेसी रेट इतना है, उस टाइम लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा, कितने बेरोजगार लोग हो जाएंगे, तो उनको फिर जॉब देने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो बाहर से कंपनी को
हम लोगों को बुलाना पड़ेगा, उन इन्वेस्टर्स को वेलकम करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे बड़े बड़े मॉल खुले, ये सब खुले, तो कुछ लोगों को जॉब मिले। मैंने एक छोटा सा लेवल पे आपको बताया। तो रिग्रेशन ये आपको हेल्प करता है फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग में। मान लो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 2022 में इतनी पॉपुलेशन थी, तो 2025 में कितनी पॉपुलेशन होगी और वीट कितना चाहिए होगा। अगर हमारे कंट्री को गेहूं कम पड़ रहा है खाने के लिए, तो उस टाइम में जो लोग भूखे मरेंगे, उससे निजात पाने के लिए अभी हम जर्मनी या किसी कंपनी से क्या करेंगे, जर्मनी या किसी कंट्री से कोलैबोरेशन करना शुरू कर देंगे, अभी से ही तैयारी कर देंगे, ताकि 2025 में हमें स्कार्सिटी ना हो। ऐसे पेट्रोल में, खाने वाली चीज़ों में और बहुत सारी चीज़ों में फ्यूचर पॉलिसीज बनाई जाती है, उन सब में हेल्प करता है रिग्रेशन। क्लियर? तो ये रिग्रेशन का है मीन और फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। लास्ट तो बस ये है कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही चीज के लिए रिग्रेशन को यूज किया जाएगा। रिग्रेशन को हम कई सारे कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही साथ दो दो काम कर रहे हो उसमें भी लगा सकते हैं रिग्रेशन को। क्लियर बच्चे? तो हेडिंग आप लोग देंगे। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पीआरएफ। ये पीआरएफ टर्म जो है अब पूरे चैप्टर 10 तक हर जगह यूज होगा। पीआरएफ एसआरएफ चलता रहेगा, अब ये कभी नहीं खत्म होने वाला। पीआरएफ का फुल फॉर्म किसी को पता है? कॉलेज में तो पढ़ाई दिए होंगे। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। आपके बुक में यस, एनी कॉम्बिनेशन, मतलब ये भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, ये मैंने कहा। ठीक है, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, एनी कॉम्बिनेशन मतलब एनी टू पर्पस हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्प है उसका। नाउ पॉपुलेशन, वो फोर्थ पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के बारे में देख ले बच्चे। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया होगा, टेबल। अभी मेरे पास बुक नहीं है कि हम डिस्कस करें, लेकिन बुक खोलोगे तो फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही चैप्टर 2 में मिल जाएगा आपको। इस तरीके से टेबल दिया होगा, इनकम 5,000, 15,000, 25,000, लाइक दिस वे। मिल गया सभी को एग्जाम्पल? एक सैट स्कोर एग्जाम्पल का लिया है हम लोगों ने। इसमें बच्चे हम लोग एक मैथमेटिकल फंक्शन को चेक करना चाह रहे हैं। ये इनकम है और इसमें सैट स्कोर का पता लगा रहे हैं कि 5,000 इनकम वाले पीपल का सैट में स्कोर कितना आया था। बच्चे ये एग्जाम्पल आपके बुक में होगा, आप वहां भी देख सकते हो। इनकम है 5,000, 15,000, 25,000, लाइक दिस वे, और कई सारे लोगों से बातचीत की गई है। आपके बुक में तो शायद नए वाले वर्जन में सब जगह 10 पीपल से बात की होगी। किसी का 435 आया होगा, किसी का 450, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। ठीक है, फर्स्ट तो 10 लोगों से बातचीत किया, सबका समेशन एक्स निकाला, फिर फर्स्ट मीन निकाला। देखो x1 बार, यानी x1 है, पहला इनकम है 5,000। यही आपको समझना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। x1 है 5,000, x2 है 15,000। तो ये देखो x3 इज 25,000। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है। हर लेवल ऑफ इनकम के सामने लोगों का इंटरव्यू लिया कि आपके सैट में स्कोर कितने आए थे। सैट कोई स्टैटिस्टिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है और उसमें 800 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो लोगों का मार्क्स पता लगा रहे हैं हम लोग। तो 435, 450, लाइक दिस वे, समेशन एक्स निकाल लिया, फर्स्ट मीन आ गई। उसी तरीके से सेकेंड मीन भी आएगी, यहाँ पे होंगे बहुत सारे वैल्यूज, यहाँ पे होगा समेशन एक्स, तो x2 बार आ जाएगा। यहाँ पे जो होगा तो समेशन एक्स आएगा, तो x3 बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन बहुत सारे मीन आ रहे हैं,
हर इनकम लेवल के लिए अलग अलग मीन आ रहा है। कभी कभी डेटा अगर कोई खाली है, सपोज करो, मेरी बात समझो, यहाँ पे सिर्फ 7 डेटा है और 3 खाली है, यहाँ पे समेशन एक्स बाई 7 कर देंगे। जितना ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही से डिवाइड करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम ऑब्जर्वेशन हो, कोई कॉलम में हो सकता है ज्यादा हो, कोई कॉलम में हो सकता है कम हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं कि मैम ये क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आप हर इनकम लेवल के सामने अपना एवरेज निकाल लोगे और सबको नाम दे दोगे x1 बार x3 बार। अब ध्यान से सुनो, दिस इज एक्चुअली एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x इज x1, यानी x1 कितना 5000। दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x इज x, y मार्क्स को ले रहे हैं, y जो है वो सेट का स्कोर है और x जो है वो इनकम है, और हम लोग रिग्रेस कराने वाले हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यही टारगेट है हमारा। क्यों अलग अलग इनकम के लिए हम अलग अलग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं लोगों का, ठीक है। ऐसे क्या क्या हाँ हाँ, जैसे ऐसे मैंने 10 फैमिली को बुलाई है जिनकी इनकम 5000 थी, सबका जो अर्निंग मेंबर है उसका सेट स्कोर पता लगाया, सबका सेट स्कोर लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे चल रहा है ये काम। फिर उन फैमिली इनकम वालों को बुलाया जिनकी 15000 थी, उनका मैथ्स का सेट स्कोर पता लगाया, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। बात आ गई समझ में? इसलिए इनको कंडीशनल मीन कहा जा रहा है। कंडीशन किस पे लग रही है? इनकम पे, कि हमें 15,000 के अंदर में ही काम करना है। जब इसमें कर रहे हैं तो 25,000 के अंदर ही काम कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो, दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई व्हेन x3। यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो, एक्सपेक्टेंसी ऐसे भी लिख सकते हो, वाई व्हेन x इज इक्वल टू 5000, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी रिप्रेजेंटेशन चलेगा। ये व्हेन x इज इक्वल टू कितना था? 15,000। ये एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 25,000। अब आप समझ गए होंगे, दीज ऑल आर कंडीशनल मीन्स। इनको क्या बोलते हैं? कंडीशनल मीन्स। मतलब आपने जब इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया, जब आपने सैंपल डेटा कलेक्ट किया, तो आप हर एक्स को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया और उस एक्स के लिए आपने बहुत सारे सैंपल एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए। तो बहुत सारी मीन होंगी आपके पास, उनको हम लोग कह रहे हैं कंडीशनल मीन। अब ध्यान से सुनना, कंडीशनल मीन को हम लोगों ने इधर इस पे ग्राफ पे लोकेट कर दिया। इधर है एक्स इनकम और इधर है वाई, इधर है एक्स, इधर है 5000। ध्यान से सुनना मेरी बात, 15,000, दिस इज 25,000, so on। 5000 के सामने 10 लोगों से बातचीत की थी हम लोगों ने। 15,000 के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 25,000 के सामने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रही है बात? सारे डेटा को भी लिख देंगे सबके सामने। ऐसे बहुत सारे इनकम लेवल पे दिया हुआ होगा। तो बच्चे सबके सामने आप 10 10 10 10 वैल्यूज पुट अप कर दोगे, जितने भी एक्स होंगे सबके सामने। अब उनमें से कोई एक या कोई अलग जो होगा वो हमारा कंडीशनल मीन होगा। कंडीशनल मीन होगा कहीं ना कहीं। मीन को हम उस डेटा के बीच में ही रखना है, क्योंकि एवरेज जो है वो बीच में ही आता है, ना सबसे पहली वैल्यू ना सबसे लास्ट वैल्यू। सबको रख दिया। अब ध्यान से देखना, मोर और सब एक स्ट्रेट लाइन पे आए ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है। सारे के सारे के स्ट्रेट लाइन पे आ जाएं ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल है, स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा डेटा को कवर करते हुए निकल जाएं।
हो सकता है कि कोई डेटा कहाँ हो, पर हो, ध्यान से देखो, कोई डेटा ऊपर हो, कोई डेटा नीचे हो। जो लाइन पे लाई किया बहुत बढ़िया, जो लाइन पे नहीं लाई किया थोड़ा एक दो ऊपर नीचे चलेगा। इसी लाइन को कहते हैं PRL। तो PRL कुछ नहीं है, सारे कंडीशनल मीन को बेस्ट सूट या बेस्ट फिट करने वाला जो लाइन है दैट इज योर PRL। ठीक है, दैट इज योर PRL। तो PRL इज नथिंग एल्स बट line of best fit for all conditional means, for all conditional means। सारे कंडीशनल मीन्स का जो है बेस्ट फिट होगा, ये लाइन हमारा कहलाएगा PRL। कुछ ऊपर और कुछ नीचे, जानबूझ करके मैंने एक पॉइंट को ऊपर और एक पॉइंट को नीचे छोड़ा हुआ समझाने के लिए। इसका एरर है दैट इज म्यू, का भी एरर है दैट इज म्यू। सबका एरर अलग अलग होगा। मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, मान लो ये x10 है, ये म्यू 10 हो जाएगा। उसके पहले वाला है तो म्यू 9 हो जाएगा, x9 के सामने जो एरर होगा। तो सबके सामने जो जो एरर होगा उसको उसी सबस्क्रिप्ट से पहचाना जाएगा, म्यू1, म्यू2, म्यू3, लाइक दिस वे। सबका अपना अपना एरर होगा। एरर कभी भी किसी रूल को फॉलो नहीं करता, एरर होगा ही होगा प्रैक्टिकली। अभी हम एक एग्जांपल देते हैं। ये तो चलो सेट स्कोर का हो गया ना, वाई मैथ्स सेट स्कोर। एक छोटा सा एग्जांपल देखो। अच्छा, वो कंजम्पशन और इनकम में बता रहे हैं, कंजम्पशन C या Y, इनकम को हमने ले लिया है X। ऐसे बहुत सारे हैं डेटा कंजम्पशन और इनकम का। अब इनमें से बीचों बीच से लाइन क्रॉस कराना है, तो कोई ऐसे लाइन बनाएगा, कोई ऐसे लाइन बनाएगा, कोई ऐसे लाइन बनाएगा। तो हम ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करते हैं कि सभी पॉइंट्स बहुत क्लोज हों उस लाइन के और उसी के जैसा उसका भी ओरिएंटेशन हो। तो दिस लाइन इज कॉल्ड SRL। अगर सैंपल के लिए बना रहे हैं तो SRL, पूरे पॉपुलेशन के डेटा के लिए बना रहे हैं तो PRL। समझ में आई बात? PRL में कंडीशनल मीन होते हैं, SRL में कोई मीन नहीं होता है। SRL में देर इज नो कंडीशनल मीन, PRL में ये कंडीशनल मीन होंगे ही होंगे। ये कंडीशनल मीन वाला आप याद रख लो, ठीक है। SRL अब हर बार पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास पूरे पॉपुलेशन का डेटा हो। फिर से वही बात जो हमने स्टैट्स में पढ़ा था, सैम्पलिंग कब करते हैं। तो अगर पूरे पॉपुलेशन का डेटा नहीं है हमारे पास, कुछ सैंपल डेटा है और उसी के बेसिस पे हमें स्टडी करना है, तो हम SRL बनाते हैं। SRL, तो SRL इज लोकस या पाथ ऑफ लोकस और फंक्शन which best fit the data। तो नहीं होते ना सैंपल रिग्रेशन लाइन, जस्ट अ मिनट, सैंपल रिग्रेशन लाइन। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का डेटा होता है, सारे एक्स की वैल्यूज होती है। जितने भी हमने अगर 100 लोगों से बातचीत की थी, मेरे अगर पॉपुलेशन में 100 पीपल थे, तो 10 इधर 10 इधर 10 इधर, सारे के सारे 100 पीपल का डेटा हमने ले लिया। सैंपल में सारे के सारे नहीं लेते, कुछ ही लेते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग जब हम कर रहे हैं और उसके डेटा के बीचों बीच से एक लाइन को निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड SRL। यहाँ कोई कंडीशनल मीन वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी बताएंगे SRL निकालने के लिए OLS मेथड बताएंगे, ऑर्डिनरी। इसमें ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन वाले में हम लोग मीन लेते हैं ना, कंडीशनल मीन का लोकस होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट रुक जाओ, अभी पहले इसी को क्लियर करते हैं। PRL पे आते हैं। SRL और PRL का, अब SRL का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, उस पर अभी आप ज़्यादा फोकस मत करो, अभी आप PRF के बारे में सुनो। PRF में कंडीशनल मीन का हमने लोकस लिया है, कंडीशनल मीन को डिपेंड कराया β1 प्लस β2 xi पे। दिस इज कॉल्ड PRF और ये मैथमेटिकल PRF है। मैथमेटिकल PRF है, यानी ये वाली लाइन है मैथमेटिकल PRF, PRL।
इसी का फंक्शन PRF कहलाएगा। PRL एक लाइन है जो कि कंडीशनल मीन को ज्वाइन करेगी। जितना ज्वाइन हो सके, एक दो छूट जाएंगे, कुछ छूट जाएंगे, छूट जाने दो, क्योंकि सबको ज्वाइन करके एक ही स्ट्रेट लाइन हो पॉसिबल नहीं है, वो फिर जिगजैग लाइन बन जाएगा। और जिगजैग लाइन हमें नहीं बनाना, हमें एक सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, याद रखना। तो सारे कंडीशनल मीन कवर नहीं हो रहे हैं तो कुछ को छोड़ सकते हो। जो सबसे ज्यादा कंडीशनल मीन को टच करके निकलेगा वही लाइन हम बनाएंगे, ठीक है। दैट इज योर PRL। PRL में कंडीशनल मीन को रिग्रेस कराते हैं किस पे? PRL में कंडीशनल मीन को रिग्रेस कराते हैं किस पे? XI पे। अब इसमें बीटा 1 को क्या कहते हैं? बीटा 1 एंड बीटा 2 आर कॉल्ड पैरामीटर्स। टर्म्स आपको याद रखने, बीटा 1 एंड बीटा 2 आर पैरामीटर्स, रिग्रेशन पैरामीटर्स बोलते हैं। बीटा 1 एंड बीटा 2 आर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इनको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी बोला जाता है। बीटा 1 is the intercept and beta 2 is the slope। ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब हुआ? बीटा 1 इंटरसेप्ट है, यानी ये लाइन कहीं और से स्टार्ट होगा। जब XI 0 है तो भी कुछ ना कुछ कंडीशनल मीन है, कंडीशनल मीन है। वैसे कंडीशनल मीन को आगे हम लोग कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करने लगेंगे, ठीक है, YI। आखिर तो मीन भी एक Y का ही ऑब्जर्वेशन है ना, तो Y से रिप्रेजेंट करेंगे। Y, ध्यान से सुनना। तो इस बीटा 1 का इंटरप्रिटेशन है कि इवन इफ XI इज 0 देयर इज समथिंग वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड मीन, दैट इज योर बीटा 1। दिस लेंथ इज बीटा 1, दिस हाइट इज बीटा 1। अब अगर आप स्लोप देखोगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी में, आपको याद है ना कि m क्या होती थी? स्लोप होती थी। तो x का जो कोफिशिएंट है बीटा 2 इज स्लोप, तो dy बाई dx आता था हमारा m, जो कि स्लोप। हेयर स्लोप इज बीटा 2। तो स्लोप ये बताता है कि जब x हम 1 यूनिट से बढ़ाएंगे, कहीं भी 1 यूनिट से, तो y में कितना इंक्रीज होगा? बीटा 2। कहीं भी, सिर्फ वही नहीं, कहीं भी 1 यूनिट से बढ़ाओगे तो ये कितना इंक्रीज होगा? बीटा 2, बिकॉज बीटा 2 इज द स्लोप। क्लियर? तो लीनियर रिग्रेशन का फायदा क्या है? देखो धीरे धीरे सभी टर्म्स खुलते जा रहे हैं, जितने भी नए टर्म्स आ रहे हैं, नई इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, सबको अब आपको स्टोर करना है, क्योंकि ये हर चैप्टर में कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि चैप्टर 2 में अलग चीज पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में अलग चीज पढ़ेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनती जाएंगी, फ्लोर पे फ्लोर, ठीक है। तो हमें 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनानी है। अभी हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं? बेसमेंट। और वो जो बेसमेंट बनता है काफ़ी मेहनत लगती है, उसमें काफ़ी सारे पिलर्स बनाने पड़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी है, बहुत मेहनत लगेगा चैप्टर 2 और 3 को कंप्लीट करने में। उसके बाद से फिर 4 में थोड़ी और मेहनत लगेगी, उसके बाद से फिर फटाफट फटाफट होता चलेगा। तो यहाँ ध्यान दो, स्लोप का मतलब है कि वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग एक्स बाई 1 यूनिट, जब भी आप x 1 यूनिट से आगे बढ़ोगे, यहाँ थे 1 यूनिट बढ़ गए, y में ये हाइट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन हैज कांस्टेंट स्लोप। तो इसको नोट में लिख लो, at any point, at any value of x, at any x value, when x increases by 1 unit, then y, अब y बोले तो समझ जाना कंडीशनल मीन, then yi increases by बीट, अच्छा इंक्रीजेस नहीं लिखते, चेंजेस लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। बीटा 2 चेंजेस बाय बीटा 2 यूनिट्स वर्टिकल स्केल पे। अगर नेगेटिव हुआ तो लाइन ऐसे आ रही है तो फिर वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर अपवर्ड है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो PRF और PRL कुछ कुछ समझ में आया। व्हेन वी हैव पॉपुलेशन डेटा, हम उसका कंडीशनल मीन निकालेंगे और सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे कंडीशनल मीन को, ज्वाइन सभी जरूरी नहीं है कि ज्वाइन हो जाए, मोस्ट ऑफ द डेटा जिस लाइन के थ्रू ज्वाइन हो जाए वही लाइन हो जाएगी हमारी PRL, और उसको जो फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा दैट इज योर PRF, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन।
पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, सिंस वी आर स्टडिंग लीनियर रिग्रेशन तो अभी सिर्फ आपको लीनियर मॉडल ही मिलेगा। बाकी के फंक्शनल फॉर्म हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर 5 में। लॉगरिथमिक मॉडल भी होगा, एक्सपोनेंशियल भी होगा, रेसिप्रोकल भी होगा, हर चीज चैप्टर 5 में पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनोमियल भी होगा, क्वाड्रेटिक वगैरह सब होगा उधर। तो ये हो गया बीटा 1 प्लस बीटा 2, लीनियर रिग्रेशन अभी बनाया हम लोगों ने। तो पीआरएफ के साथ बीटा 1 और बीटा 2 का इंटरप्रिटेशन पूछता है। हर क्वेश्चन में 1 से 2 मार्क्स का एक पार्ट ऐड कर देते हैं, इंटरप्रेट बीटा कोफिशिएंट्स। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सपोज करो अगर इधर एक्स इनकम है और इधर कंजम्पशन है, सपोज करो, तो हम बोल रहे हैं, आप इसको लिख सकते हो कि बीटा 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इवन इफ इनकम इज 0, there is something consumption that is called autonomous consumption and that is beta 1। अगर इनकम 0 नहीं है तो भी तो लोग भाई खाएंगे ना, जिंदा रहने के लिए कपड़े तो पहनेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ही। दैट इज कंजम्पशन लेवल इज बीटा 1। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, थोड़ा एक घर ले लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, 2 गाड़ी ले लेंगे, 10 गाड़ी ले लेंगे, ठीक है। अब ये बात अलग है, वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में। इवन द रिचेस्ट पर्सन हैज ओनली 25 कार्स, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल वहां तक चला जाता है। वो स्ट्रेटजी लेवल हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। तो बीटा 1 के बारे में आप कहोगे, वो तो समझ में आ गया कि जब इनकम 0 होगा, वेन एवर एक्स आई 0 देन ऑल्सो वी हैव सम वैल्यू ऑफ वाई। बीटा 2 के बारे में बोलोगे, व्हेन इनकम इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट देन कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग बाय बीटा 2 यूनिट्स। समझ में आ गई बात? वो यूनिट्स 1000 रुपीज में भी हो सकता है, लैक्स ऑफ रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, जैसा लैंग्वेज में होगा क्वेश्चन में हम वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन लैंग्वेज। तो इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, हर चैप्टर में इंटरप्रिटेशन हमें सीखना है। तो पीआरएफ और पीआरएल कंप्लीट, लेकिन इसमें एक और है, जस्ट अ मिनट, स्टोकेस्टिक पीआरएफ। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल पीआरएफ, जो प्रैक्टिकली होगा। जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ पीआरएफ में डेटा ऊपर होगा, कुछ में नीचे होगा, ये सब कंडीशनल मीन थे। तो एक कंडीशनल मीन का म्यू, इसका भी म्यू, अलग अलग म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 सब होंगे। तो स्टोकेस्टिक पीआरएफ में लिख दिया जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई बाई एक्स आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस म्यू आई। ये म्यू आई के आते ही सब एडजस्टमेंट हो गया। अब जो थोड़ा ऊपर नीचे है वो सब कौन एडजस्ट कर देगा? म्यू आई। म्यू आई, ध्यान से सुनो, इस चीज को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, के साथ आई नहीं लगाया था, आई लगा लेना। जब हम एक्स आई में वैल्यू डालेंगे मैथमेटिकली, बीटा 1 बीटा 2 भी मैथमेटिकल वैल्यूज है, ये तो हमें पता होगा, ये तो हमें पता होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट, इसको हम निकाल सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट। और ये जो बच्चे हैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई ढांचा नहीं है, इसको आप बता ही नहीं सकते कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर इतना था तो सेकंड में इतना एरर होगा। ये रैंडम है, ये क्या है? रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो भीड़ से अलग हट रहा है ना, किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कहीं भी हो सकता है, 1-2 डेटा। तो वो उसको हम लोग रैंडम कहते हैं, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट। रैंडम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक टर्म्स बड़े नए नए आपको मिलेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और इसी को हम लोग एरर टर्म बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, एरर टर्म बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एरर टर्म। पॉपुलेशन एरर टर्म के लिए हम लोग म्यू आई यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोकेस्टिक पीआरएफ, जो कि प्रैक्टिकली यही पॉसिबल होगा, प्रैक्टिकली। अब क्या क्या वजह हो सकती है, जस्ट अ मिनट, अभी मुझे इसको खत्म करने दो। प्रैक्टिकली स्टोकेस्टिक पे ही हम लोग काम करेंगे। देखो, रूल तो कहता है कि जब भी आपकी इनकम 1000 से बड़ी है तो आप कंजम्पशन इतने से बढ़ाओगे, लेकिन हर इंसान सेम लेवल से कंजम्पशन बढ़ाएगा जरूरी नहीं है। मेरी सैलरी अगर 1000 से बड़ी है तो मैंने उसका 600 उड़ा दिया, कोई और है वो 900 उड़ा देगा,
कोई और है जो सिर्फ 100 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा खर्च करेगा, 900 बचा लेगा। कोई है जो कुछ नहीं करेगा, जैसे पहले चल रहा था लाइफ वैसे ही चलाएगा, पूरा का पूरा 1000 रुपया सेविंग में डाल देगा। तो कंजम्पशन लेवल सबका अलग अलग हो सकता है। अब जिसने पूरे 1000 रुपये खर्च कर दिए उसके साथ क्या मजबूरी रही होगी। उसका फैमिली साइज इतना बड़ा है कि जैसे ही 1000 रुपये की सैलरी बढ़ी, पूरा का पूरा 1000 रुपये उसका दवाई लाने में लग गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डेटा को रूल से अलग कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली वो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, लीक से हट जाते हैं। देयर मे बी फैमिली साइज बड़ा होगा, इतने सारे लोग होंगे, इतने सारे मेंबर होंगे, कमाने वाला एक और मेंबर अगर 6-7 हैं, तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंजम्पशन को आप रोक नहीं सकते, चाहे आप जितना भी इनकम बढ़ाओगे सारा का सारा कंजम्पशन में चला जाएगा। दूसरा हो सकता है फैमिली एलिमेंट, कोई अगर बीमार है लंबे समय से, मान लो कैंसर के इलाज में ही 50 लाख रुपए खर्च हो गए, कंजम्पशन तो अचानक से इतना उछाल मार दिया ना उस डेटा के लिए। तो फैमिली साइज हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, उसका नेचर हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, ज़्यादा खर्चीला इंसान है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। ये था हमारा पीआरएफ और पीआरएल। इसमें अब अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसके बाद से फिर हम लोग एसआरएफ पे चलेंगे। यस बच्चे पूछो। हम्म स्टोकेस्टिक पीआरएफ में क्या होगा ना, जैसे देखो, मैथमेटिक्स तो कहता है कि सारे डेटा इसी पे लाई करने चाहिए, सारे कंडीशनल मीन इसी लाइन पे होने चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा है? हो सकता है किसी डेटा का ऐसे सारे ऑब्जर्वेशन ऊपर चले गए हो, उसका मीन कहीं और चला गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो तो सारे पॉपुलेशन के डेटा का जो कंडीशनल मीन है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते, कुछ डेटा अलग ऊपर नीचे हो जाते हैं। उनके लिए एरर टर्म लाना जरूरी है। अगर एरर टर्म नहीं लाओगे तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उनको कि ये कहाँ है, ये कहाँ है? आप तो लाइन की इक्वेशन ये बोल रहे हो और आपका डेटा तो इधर आ रहा है, लाइन पे लाई ही नहीं कर रहा, उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन होगा आपके पास? तो आप उन डेटा के लिए अपनी तैयारी करोगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। जैसे आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैम मैं 90% लाऊंगा इस बार, अब एकदम आप 90% ही लाओगे, कोई जरूरी है? तो आप कहोगे ना कि मैम थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, मतलब 95, 85 और 95 के बीच में चलेगा, या 70 और 80 के बीच में चलेगा, लाइक दिस वे। वही थोड़ा सा जो गुंजाइश रखते हैं ना, जो डेटा हमारा एक स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करता, उसके लिए एरर कंपोनेंट लाना जरूरी होता है। क्लियर बच्चे? हाँ हाँ, वो बताएंगे अभी हम। ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट, वो सब एसआरएफ में आएगा। जो आप पूछ रहे हो ना वो सब एसआरएफ में करना है। ठीक है, और पीआरएफ में भी यही है कि पीआरएफ में ध्यान से सुनो, पुराने सभी डेटा के अकॉर्डिंग इस वाले डेटा का ये आना चाहिए था, लेकिन उसका आ गया ये डेटा, उसका अलग हो गया ना, तो एरर हो गया। ठीक है, एरर हो गया। तो दिस शुड बी योर एक्सपेक्टेड, दिस इज योर एक्चुअल वाई, दिस इज योर एक्चुअल वाई, दैट इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। तभी तो इस लाइन पे है ना, ध्यान से सुनो। ये जो है ये एक्चुअल वाई आई है, जो एस्टिमेटेड है पीआरएफ पे। पीआरएफ पे इतना होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल वाई यहाँ आ गया। ध्यान से सुनो, कंडीशनल जो है वो यहाँ चला गया। दिस इज व्हाट, दिस इज कंडीशनल। इस दोनों में जो हाइट गैप होगा दैट इज योर एरर। समझ में आई बात? इसी में देखो ना, एरर ऐड कर दिए तभी तो यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ से यहाँ तक दिस वन, दिस इज एरर, ये पूरा क्या हो गया ये। समझ में आ गई बात? जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसमें एरर ऐड कर दोगे, एक्चुअल तक पहुंच जाओगे आप। क्लियर? हाँ ठीक है, वो प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग अलग हो सकता है। कंडीशनल के लिए सी लगा दिया होगा ना पहचानने के लिए, वाई सी। ठीक है, तो हमने भी तो इधर वाई कर ही दिया था, कहीं पे मैंने वाई लिख दिया था ना। मैंने कहा था कि अब वाई लिखेंगे तो आप समझ जाना, वाई सी और वाई बात एक ही होता है। अब इधर आ जाओ, अब एसआरएफ पे चलते हैं। जब तक एसआरएफ नहीं पढ़ोगे ना तब तक और क्लियर नहीं होगा। अभी दो क्लास ना कंफ्यूजन रहती है। जैसे ही ओएलएस मेथड कर देते हैं एक बार
और एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर समझ में आने लगता है कि हाँ इकोनोमेट्रिक्स में हमें पढ़ना क्या है। SRF, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। फिर उसी तरीके से हमने जैसे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था ना चैप्टर 6 में कि पॉपुलेशन मीन नहीं निकाल पाते म्यू, तो उसका एस्टिमेटर होता है मीन एक्स बार। पॉपुलेशन वेरिएंस से सिग्मा नहीं निकाल पाते तो उसका एस्टिमेटर होता है एस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सब याद है आपको? वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा। जब हमारे पास पॉपुलेशन डेटा ही नहीं होगा तो पीआरएल भी नहीं होगा, तो एसआरएफ जो है वो टेंड करेगा पीआरएफ की तरफ। एसआरएफ हम लोग लिखते हैं वाई हैट, हैट लगेगा एसआरएफ में, हैट ये इसकी पहचान होती है। विदाउट हैट पॉपुलेशन वाली वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू, और सिंपल वाई मतलब एक्चुअल वैल्यू। 3 वाई आपको पढ़ने हैं, एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कंडीशनल वाली, एक है आपकी एसआरएफ की एक्सपेक्टेड वैल्यू, और तीसरी है एक्चुअल वैल्यू। ध्यान से सुनो, वाई हैट इज इक्वल टू, यहां पर सब कुछ स्मॉल स्मॉल आ जाता है, b1 b2 x i, और प्लस ई आई आ जाता है, और पीआरएफ में क्या होता है y अपॉन एक्स आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स आई प्लस यू आई या म्यू वाई। बात एक ही है। देखो, b1 इज एस्टिमेटर ऑफ β1, b2 इज एस्टिमेटर ऑफ β2, ei इज एस्टिमेटर ऑफ ui। ठीक है, वैसे एरर के लिए हम लोग ये रूल सब नहीं लगाते, एरर के लिए आप हटा दो, बस अभी खाली आप रिग्रेशन पैरामीटर्स पे ध्यान दो। अब समझो, तब उस केस में ये भी इसकी तरफ चला जाएगा, यानी एक्सपेक्टेंसी ऑफ b1 किसकी तरफ, β1 की तरफ, विच इम्प्लाइज b1 इज एस्टिमेटर ऑफ β1, b1 is estimator of β1, expectancy of b2, that is β2, b2 is estimator of β2। तो SRF approximates PRF। SRF के लिए हमें सैंपल डेटा गिवन होगा x और y, हम x और y को प्लॉट करेंगे, और इसके बीचों बीच से अगर एक लाइन क्रॉस कर रही है, ध्यान से सुनो, इसका अपना EI होगा, मान लो E10 है, इसका है E1, इसका है E5, इसका है E7, तो उस लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहा जाता है। लाइन इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट if all points are very close to line। अच्छा, EI के लिए एक स्पेशल नेम है, EI को हम लोग रेसिड्यूअल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेसिड्यूअल के नाम से। याद रख लो, अपने दिमाग में सेट कर लो। EI के लिए वर्ड यूज करेंगे रेसिड्यूअल, UI के लिए यूज करेंगे एरर। वैसे हम लोग पढ़ते समय बोलचाल की भाषा में पॉपुलेशन का एरर, सैंपल का एरर, ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे जाओगे तो EI को रेसिड्यूअल कहा जाता है और UI को एरर कहा जाता है, पॉपुलेशन एरर। क्लियर? अब आ जाओ, ये जो मैंने लिखा है ऑल पॉइंट्स मस्ट बी क्लोज टू लाइन, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया यानी समेशन EI क्या होना चाहिए, 0। अगर सारे एरर का सम 0 आ गया, इसका मतलब सारे पॉइंट्स का है, लाइन पे ही है। यही मैसेज जा रहा है ना आपके दिमाग में। तो अब देखो जरा, कुछ स्टैटिशियंस ने, कुछ मतलब जानकार लोगों ने ये पहले थ्योरी दी थी, उसके बाद से हुआ क्या कि ऐसे सारे पॉजिटिव एरर सारे नेगेटिव एरर के बराबर आ गए कुछ लाइंस के लिए। इस केस में भी समेशन EI क्या आ गया, 0। बट all points does not lie on the line, all points are not on the line, सारे पॉजिटिव और नॉट ऑन लाइन। ऑल पॉजिटिव लिख लो, ऑल पॉजिटिव डेविएशंस
ऑल पॉजिटिव डेविएशंस इज इक्वल टू ऑल नेगेटिव डेविएशंस। सब लोगों ने कहा ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, अगर हमारा समेशन ई आई 0 आता है मैथमेटिकली तो हम तो इसी बात को मान बैठे थे कि सारे पॉइंट्स हमारे लाइन पे लाई करेंगे तो बहुत बढ़िया लाइन फिट कर गया, लेकिन ये लाइन तो गलत है। जैसे कोई अगर ये निकालेगा उसका भी समेशन ई आई 0 आएगा, कोई अगर ऐसे निकाल देगा उसका भी समेशन ई आई 0 आएगा, बहुत सारे लाइन हो जाएंगे। और एक ही चीज के लिए इतने सारे ऑप्शंस तो गलत बात है, यूनिक यूनिक ऑप्शन होना चाहिए, एक ही आना चाहिए। ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं। तब कुछ लोगों ने कहा चलो इस बात को हटाओ, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं, E2 अब हम लोग कर देते हैं समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर शुड बी मिनिमम। ई आई स्क्वायर से क्या फायदा होगा कि अगर डेटा हमारा लाइन पे नहीं है तो ई आई स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जो नेगेटिव था वो भी क्या बन गया, पॉजिटिव। क्लियर? जो पॉजिटिव था वो तो स्क्वायर होकर के पॉजिटिव ही रह गया, जो नेगेटिव था वो भी स्क्वायर होकर के क्या बन गया, पॉजिटिव। अब कई सारे पॉजिटिव का सम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तब लोगों के पास बहुत अच्छे से आ गया कॉन्सेप्ट और उन लोगों ने इस चीज को ही लगाया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओएलएस इसी को कहते हैं। ओएलएस का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि ये हर जगह लग जाता है और यही मेथड चलता चला रहा है, इसलिए ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड का स्टेटमेंट है दैट समेशन ई आई स्क्वायर शुड बी मिनिमम। अगर ये 0 हो गया तो क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? हाँ, अगर ये 0 हो गया तब तो कोई शक नहीं है, सारे ये सिर्फ एक ही केस में 0 हो सकता है, व्हेन ऑल पॉइंट्स लाई ऑन दी लाइन। तो ई आई स्क्वायर का जो सम है ये बेटर इंफॉर्मेशन दे रहा है बजाय किसके, समेशन ई आई इज इक्वल टू 0। तो इस चीज को फिर कैंसिल कर दिया गया, ये हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग अब आजकल कौन सा यूज करते हैं, समेशन ई आई स्क्वायर शुड बी मिनिमम फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, अब यस, ई आई स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए ये नहीं समझ में आया? देखो ई आई जो है, ई आई जो है वो गैप है ना एक्चुअल वैल्यू और इसके बीच में। मान लो सपोज करो, ध्यान से सुनो, इधर है एक्स आई, इसका एस आर एफ जो था वो कह रहा है कि एस आर एफ ऐसे जाएगा, इसके सामने जो है दिस इज योर वाई हैट, वाई आई हैट है, ये एस आर एफ से सजेस्टेड वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मेरा कहीं और है, दिस इज वाई आई। तो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन कह रहा है कि यहां होना चाहिए, दिस मस्ट बी द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ दिस एक्स आई, जो कि लाइन पे फिट करेगा, लेकिन एक्चुअली में आ गया कहीं और। तो जो दोनों में गैप हो गया दैट इज योर ई आई। समझ में आई बात? अब अगर कोई पॉइंट इस पे लाइन नहीं कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सभी पॉइंट का एरर का स्क्वायर चेक करेंगे। अब अगर एक पॉइंट पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं तो समेशन ई आई स्क्वायर डेफिनेटली 0 होगा बिकॉज देर इज नो ई आई। लेकिन अगर ई आई है तो कभी कभी इस केस में जो मैंने बताया था कि कभी पॉजिटिव नेगेटिव सब मिलकर के आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके भी 0 हो सकते हैं, तो उससे हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। समेशन ई आई 0 करेंगे तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तब लोगों ने थोड़ा सा एडवांस वर्जन कर दिया कि ई आई का स्क्वायर करके देखते हैं। अब वो परेशानी हट गई ना जिसमें 0 होने के चांसेस थे। अगर आप स्क्वायर कर दोगे, पहले क्या हो रहा था, +1 -1 +2 -2 सब मिलकर के 0 हो जा रहे थे। लेकिन अब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो फिर वो लाइन को बेस्ट फिट कहा जाएगा जिसके लिए इसकी वैल्यू सबसे कम आती है, यानी उसके पॉइंट सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। समझ में आई बात? हाँ, कि सारे पॉइंट्स जो है वो उसी लाइन पे लाई करें, अब वो उस लाइन को तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया लाइन है, बेस्ट फिट है।
ठीक है, अब देखो जरा, अब आप लोगों को जवाब देना है, देख करके ही आइडिया लगाना है। एक मैंने ये SRL बना दिया, SRL1, एक ये बना दिया SRL2, एक ये बना दिया SRL3। आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है, सबसे बढ़िया लाइन? क्यों नहीं पहचान पा रहे? देखो मेरा सारा डेटा तो इतने से इतने के बीच में ही है ना, और इसी डेटा जैसा बिहेवियर किसका है? SRL का है, ओरिएंटेशन भी। सबका अगर निकालोगे, देख करके ही आइडिया लग जाता है। आप लोगों को क्यों नहीं लग रहा? सबका EI स्क्वायर निकालोगे, क्लोज क्लोज है तो स्क्वायर भी कम ही होगा ना। इस लाइन को ले लोगे तो ये, इस लाइन को ले लोगे, इतना बड़ा बड़ा EI आ रहा है, इनका स्क्वायर भी क्या होगा? बहुत बड़ा बड़ा होगा। तो SRL यही है बेस्ट वाला लाइन, क्योंकि इसका समेशन EI स्क्वायर क्या आएगा? मिनिमम। लेकिन हमें थ्योरेटिकली नहीं जज करना, हमें मैथमेटिकली जज करना है, ठीक है। तो OLS का डेरिवेशन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। कितना टाइम हुआ है? OLS का डेरिवेशन आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चे, तो मज़ा आएगा OLS का डेरिवेशन। और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 हो भी जाएगा, चैप्टर 2 ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चैप्टर 3 में फिर टाइम लगेगा हम लोगों का। तो अभी एक टॉपिक जो हो सकता है 4 मिनट्स में, वो है ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा। अगर मैंने कहा बच्चे आप पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, आपका 45% आ जाए यही बहुत है, आपको गुस्सा आ जाएगा मेरे पे, मैम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? कि मैंने आपको जो एक्सपेक्टेड है उससे बहुत बिलो कर दिया। आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स था 78 या 80%, मैंने आपको 45% पे ला दिया। एक्सपेक्टेड से नीचे लाई करना का मतलब क्या होता है? अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट, मैंने किसी बच्चे को बोल दिया अरे तुम्हारा तो 95% आएगा, तो दूसरे बच्चे हो सकता है अरे मैम आप कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहे हो, 95% लाने वाला कहाँ बच्चा है, आपने तो बहुत ज़्यादा ही उसका एस्टिमेट लगा दिया। ओवर एस्टिमेट, एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा। ध्यान से सुनो, अगर ये मान लो कि मेरा x1 है, यहाँ पर x2 है, ये है SRL, इसका PRL भी पता है, सपोज करो। तो अब आपको बताना है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट क्या बताएगा हमें? x1 और y1 हैट, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो SRL पे है, और SRL पे जो y की वैल्यू होती है वो y हैट होती है। इस पॉइंट पे अगर हम चले गए PRL पे, ये हमें बताएगा x1 और एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x1, ठीक है, PRL पे था इसलिए। और एक्चुअल y अगर मान लो, सपोज करो एक्चुअल y यहाँ है, y1, देखो नोटेशन देखो, y1 ऊपर है, तो ये जो गैप होगा, दिस मच गैप, PRL तो कंडीशनल मीन वाली वैल्यू को ज्वाइन करता है ना, एक्चुअल वैल्यू तो कहीं और भी हो सकती है, ठीक है। मान लो इधर के कंडीशनल मीन सबको ज्वाइन करते हुए ये PRL बन रहा था, लेकिन इसके सामने कहीं और है yi एक्चुअल y1, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो गैप हम लिख रहे हैं आपको बताना है, व्हाट विल बी दिस गैप एंड व्हाट विल बी द ब्लू कलर्ड गैप। येलो गैप को क्या बोलेंगे और ब्लू को क्या बोलेंगे? एक मिनट, ब्लू थोड़ा और नीचे हो गया, यहाँ से यहाँ तक बस। येलो कलर वाला क्या है? येलो कलर वाला है yi माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ y अपॉन 1 है, ठीक है, yi, जो कि हो जाएगा म्यू आई। समझ में आई बात? पॉपुलेशन वाला एरर, क्योंकि ये एक्चुअल y में से पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेंसी को माइनस किया तो एरर बच गया। ब्लू वाला क्या होगा? ब्लू वाला होगा y,
एक मिनट, अंडर एस्टिमेट अभी बता रहे हैं। माइनस y1 हैट या i लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ई आई। समझ में आई बात? 1 1 है तो आप हर जगह 1 1 रिप्लेस कर देना, 1 1 कर दो हर जगह, ठीक है। 1 डॉट हटा देना, 1 1 1, ठीक है। और ये वाई आई अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से ऊपर लाई कर रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ ओवर एस्टिमेट। तो ये ओवर एस्टिमेट हुआ, ठीक है। अब क्योंकि y जो है अपने एस्टिमेटेड वैल्यू से ऊपर है, एस्टिमेटेड वैल्यू कौन सी है? ये है एस्टिमेटेड वैल्यू SRL के थ्रू, उससे काफी ऊपर है। नहीं नहीं, लाइन तो एस्टिमेट, नहीं नहीं, लाइन जो है वो कह रहा है कि इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा आ गया एक्चुअल वैल्यू तो ओवर ओवर हो गया, एस्टिमेशन को भी ऊपर क्रॉस कर गया, तो ओवर एस्टिमेट वैल्यू है, एस्टिमेट से ज्यादा। हाँ जी बच्चे, इसमें क्या था, थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, ध्यान से देखो। यहाँ पर जो y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, सपोज करो रेड डॉट से इधर दिखला रहे हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू इज हेयर, एक्चुअल वैल्यू इज हेयर, तो एस्टिमेटेड वैल्यू इज बिलो द एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब है, मैंने इधर लिख भी दिया लैंग्वेज में, कि y1 hat इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ y1, तो एस्टिमेटेड इज लेस देन एक्चुअल, तो एस्टिमेट अंडर एस्टिमेटेड हो गया। y1 hat इज अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेट्स ट्रू y1, जो ट्रू y1 की वैल्यू है उसको अंडर एस्टिमेट करिए, उसको कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, तो ये अंडर एस्टिमेट का केस हो गया। क्लियर? पहले हम लोग कुछ और समझ रहे थे, इसको सही कर लो। तो ये अंडर एस्टिमेट का केस हो गया, यानी अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट ये हैट से पता लगेगा, जिसका भी हैट कम होगा वो अंडर एस्टिमेट, जिसका हैट ज्यादा होगा वो ओवर एस्टिमेट। सेकेंड केस में देखना, y2 हैट कहाँ है? ऊपर है, और एक्चुअल कहाँ है? नीचे है। इस केस में y2 हैट इज ग्रेटर देन y2, so estimated is greater than actual, so y2 hat overestimates true y2। तो ये कॉन्सेप्ट था ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट का। तो बच्चे आज हम लोग OLS का डेरिवेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कैलकुलस यूज होगा, मल्टीवेरिएट वाला कैलकुलस यूज होगा, जिसमें हम लोग वो नहीं करते थे, fx डैश जीरो fy डैश जीरो, दोनों पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो, वो सब कुछ करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और इक्वेशन को भी सॉल्व करना, तो उसमें 15 से 20 मिनट लग जाता है OLS मेथड को प्रूफ करने में। तो उसको आज नहीं हम लोगों ने लिया, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं वो आप देख लो। क्लास 2 में चैप्टर 2 ज़्यादा लेंदी नहीं है, चैप्टर 3 लेंदी है, फिर भी चैप्टर 2 में क्वेश्चंस करते करते हो ही जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कराएंगे, तो 2 क्लास लगेगा भी चैप्टर 2 में, उसके बाद से फिर हम लोग चैप्टर 3 पे चलेंगे। ध्यान से सुनो, चैप्टर 2 में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे मीनिंग ऑफ, सीधा इतना नहीं लिखते, LIP LIV, लीनियर इन पैरामीटर्स और लीनियर इन वेरिएबल्स वाला टॉपिक हम लोग करेंगे। ये स्टोकेस्टिक कर लिया है, लीनियर इन पैरामीटर्स ये समझेंगे हम लोग। फिर नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म, ये भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक रह गया है, नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक OLS के बाद करेंगे, ठीक है। पहले OLS करेंगे, फिर नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म करेंगे, नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म करेंगे, ठीक है। OLS बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशन हर जगह यूज आने हैं, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये सब तो छोटे छोटे हैं, डेरिवेशन के बाद से हाँ एक क्लास और लगेगा, फीचर्स ऑफ OLS करेंगे, फीचर्स ऑफ OLS। उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3 में आपका चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये आपके बुक में नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है ना, पहले रिग्रेशन चैप्टर पढ़ाते थे जब इकोनॉमिक्स के बच्चों को, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी, तो ये अलग से आपको एक चीज़ पढ़ाई जाएगी जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की 5-6 प्रॉपर्टीज हैं जिसको प्रूफ भी करना हमें आना चाहिए, तब जाकर के चैप्टर कंप्लीट होगा। तो 2 क्लास और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। उसके बाद से फिर हम लोग चैप्टर 3 पे चलेंगे। चैप्टर 3 में यही टॉपिक कंटिन्यू होगा, लेकिन वहाँ हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल करेंगे 2 वेरिएबल के साथ लीनियर रिग्रेशन में। बच्चे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? आपको पेशेंस रखना होगा, फर्स्ट क्लास में सब कुछ क्लियर नहीं होता है,
जब तक 2-3 क्लास नहीं होगी क्लियर नहीं होगा। तो अभी आप बस इसको 2-3 राउंड पढ़ कर पेशेंस रखो, काम डाउन होकर के फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।